नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लैंडफॉर्म सिंप्लीफाइड पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं UGC नेट जियोग्राफी की परीक्षा में पूछे गए ओशेनोग्राफी यूनिट से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। तो साथियों, बिना समय गवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि महासागरीय लहरें और महासागरीय तरंगें के अवधारणा से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द एक तरंग के गर्त तथा शृंग के बीच की दूरी के लिए प्रयुक्त होता है। तो यानी किसी भी तरंग के महासागरीय तरंग, उसके गर्त तथा शृंग। साथियों, तरंग जब कंपन करती है या गति करती है तो वो अनुदैर्ध्य या फिर अनुप्रस्थ रूप में गति करती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको शृंग कहते हैं, तथा जो लोएस्ट पॉइंट होता है, निम्नतम बिंदु होता है, उसको हम गर्त कहते हैं। देखिए, दो क्रमागत शृंगों के बीच की दूरी को तरंग की लंबाई कहते हैं या फिर वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है गर्त तथा शृंग के बीच की दूरी, लेकिन ऑप्शन इन्होंने गलत दे रखे हैं। तरंग गर्त, तरंग ऊंचाई, तरंग वेग तथा तरंग अवधि। यहाँ पर अगर ऑप्शन होता तरंग दैर्ध्य या फिर तरंग लंबाई, तब वही ऑप्शन ठीक होता। परंतु यहाँ पर इन्होंने पूछने का प्रयास किया है कि गर्त तथा शृंग के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, अर्थात वर्टिकल डिस्टेंस। तो इसको वर्टिकल डिस्टेंस को हम तरंग ऊंचाई या फिर वेव हाइट के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि महासागरीय जल होता है, उसमें लवण पाए जाते हैं। इसी कारण जो महासागर का जल होता है वो खारा होता है, लवणीय होता है। तो इन लवणों का परसेंटेज पूछा है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। साथियों, मैं आपको बता दूं तो सबसे अधिक, जैसा कि हम जानते हैं, सागर में, समुद्र में नमक पाया जाता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप एक बात ध्यान रख सकते हैं, आप ट्रिक ध्यान रख सकते हैं। समुद्र को सुनकर आपके मन में आएगा नमक ही नमक। तो सबसे अधिक लवण कौन सा पाया जाता है? आपका NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। इसकी मात्रा लगभग 77.8% या फिर 27.213 ppT, यानी कि 1000 ग्राम अर्थात 1 किलो में 27.213 ग्राम नमक की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड। देखिए, धनायन में ध्यान रखेंगे सबसे अधिक सोडियम, लेकिन ऋणायन में क्लोराइड आती हैं। सोडियम के बाद फिर मैग्नीशियम आता है धनायन में, और क्लोराइड सेम रहता है। तो इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा 10.9%। इसके अलावा फिर सल्फेट ऋणायन आ जाता है, जिसमें आपका फिर मैग्नीशियम सल्फेट आता है। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट, फिर आपका पोटेशियम सल्फेट, फिर आपके कार्बोनेट आयन आ जाते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा फिर मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2% सबसे कम पाया जाता है। तो इस प्रकार अगर हम अरेंज करें, सबसे पहले आपका सोडियम क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद आपका मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महासागरीय खाइयाँ यानी ट्रेंचेस। अब देखिए, यहाँ पर कुछ महासागरीय गर्त या फिर ट्रेंचेस दे रखे हैं और पूछा है कि निम्नलिखित में से किन खाइयों की गहराई 10,000 मीटर से कम है। पहला ऑप्शन है क्यूराइल, दूसरा है पोर्टो रिको, तीसरा आपका जावा तथा चौथा है टोंगा। तो साथियों, सबसे डीपेस्ट पॉइंट अगर समुद्र का देखा जाए तो वो मैरियाना गर्त है या चैलेंजर ट्रेंच है, जो कि किसका भाग है? जो कि आपका प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो आपके मैरियाना, टोंगा, क्यूराइल, फिलिपाइन, ये सब 10,000 मीटर से गहरे हैं। तो इसमें आपका टोंगा, क्यूराइल
ठीक है। टोंगा और क्यूराइल 10,000 मीटर से गहरे हो जाएंगे। टोंगा और क्यूराइल 10,000 मीटर से गहरे हो जाएंगे। तो ये तो आपके कट गए यानी सही हो गए। हमें निकालना वो है जो 10,000 मीटर से कम है। तो पोर्टो रिको जो है साथियों वो अटलांटिक जो महासागर है उसका डीपेस्ट पॉइंट है, परंतु उसकी जो गहराई है वो 10,000 ना होकर 8,800 मीटर के समथिंग है। तो इस प्रकार पोर्टो रिको और जावा 10,000 मीटर से कम गहराई वाले खाइयाँ हैं या ट्रेंचेस हैं। इस प्रकार आपका आंसर बी और सी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है आपके सामने महाद्वीपीय शेल्फ यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब देखिए जो महाद्वीप के जब महाद्वीप महासागर में परिवर्तित होते हैं, महासागर और महाद्वीप के बीच जो तट पाए जाते हैं उसको महाद्वीपीय शेल्फ या कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। तो ये जो महाद्वीपीय शेल्फ हैं या महाद्वीपीय मग्न तट हैं ये सबसे अधिक किस महासागर पर विस्तृत होते हैं या किस महासागर पर विस्तृत हैं? तो साथियों जो आर्कटिक महासागर है जो कि आकार में सबसे छोटा है, परंतु वहाँ पर ग्लेशिएशन यानी कि हिमनद के पिघलने की क्रिया सर्वाधिक होती है। तो इस वजह से अवसादन होता है, सेडिमेंट क्या हो रहे हैं, सेडिमेंट लगातार आर्कटिक महासागर को पाट रहे हैं, जिस कारण वहाँ पर साइबेरिया जैसे तटों का विस्तार हुआ है जिनकी चौड़ाई लगभग 1500 किलोमीटर के लगभग है। वहीं दूसरी ओर अलग अलग महासागरों के अगर हम मग्न तटों की चौड़ाई देखें तो लगभग वो 80 किलोमीटर के लगभग रहती है। तो इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्कटिक महासागर। अगला आपके सामने प्रश्न है कि महासागरीय जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो महासागरीय जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है, ये क्वेश्चन शायद यहाँ पर गलत टाइप हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पूछा था नेट में कि लाल सागर के अधः तल का औसत तापमान कितना होता है। हालांकि मैं आपको अगर क्वेश्चन आ ही गया है तो बता देता हूँ, महासागरीय जल का जो औसत तापमान होता है वो साथियों 27 डिग्री सेल्सियस होता है तथा ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हुए प्रत्येक अक्षांश पर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। और अगर हम लाल सागर की बात करते हैं तो लाल सागर का जो टेम्परेचर है, जो औसत टेम्परेचर है उसके अधः तल का, अंदर वाले आंतरिक तल का, तो वो लगभग 21 से 34 डिग्री सेल्सियस रहता है। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 21 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने हिंद महासागर में ग्रीष्म, उत्तरी ग्रीष्म में लवणता की स्थिति पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है कि विषुवत रेखा से यानी इक्वेटर से बंगाल की खाड़ी की ओर, अर्थात इक्वेटर से ध्रुवों की ओर हिंद महासागर में लवणता बढ़ती जाती है। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ध्रुवों से इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता की मात्रा घटती है। अगला ऑप्शन देखते हैं, विषुवत रेखा से बंगाल की खाड़ी की ओर हिंद महासागर में लवणता घटती जाती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर मात्रा लवणता की घटती है और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में गंगा जैसी नदियों का ताज़ा जल आकर मिल जाता है, जिस कारण जो लवण होते हैं उनका परसेंटेज घटता है। इस प्रकार लवणता कम हो जाती है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। हिंद महासागर के अलग अलग हिस्सों में लवणता समान रहती है। तो क्या हिंद महासागर के अलग अलग हिस्सों में लवणता समान रहती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तुलना करें तो अरब सागर में लवणता बंगाल की खाड़ी से अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर नदियों का ताज़ा पानी अपेक्षात्मक रूप से कम प्राप्त हो पाता है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। 45 पीपीटी समलवण रेखा यानी कि 45 पार्ट्स पर 1000 आइसोहेलाइन लाइन जो है वो हिंद महासागर को पूर्वी और पश्चिमी खंड में विभाजित करती है। साथियों ये आपका ऑप्शन भी गलत है तथा बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में लवणता अधिक है, ऑप्शन नंबर ई कहता है। तो बिल्कुल सही बात है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अरब सागर में लवणता अधिक पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर नदियों का जो ताज़ा जल है वो अपेक्षात्मक रूप से कम प्राप्त हो पाता है। तो इस प्रकार
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केवल बी और ई ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि महासागरीय जल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब भाई कथन देखते हैं। पहला कथन कहता है कि महासागरीय धाराओं का वितरण घनत्व से प्रभावित नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि महासागरीय धाराओं के संचलन पर घनत्व और तापमान का प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका इनकरेक्ट हो गया। उष्णकटिबंधीय महासागर वायुमंडलीय परिसंचरण, यानी जो ट्रॉपिकल सीज हैं या ट्रॉपिकल ओशन है, वो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के लिए ऊष्मा का प्रमुख स्रोत हैं। ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला ऑप्शन है उष्णकटिबंध में अवशोषित ऊष्मा ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवायु के रूप में मुक्त होती है। साथियों, ये आपका कथन गलत है। अगला आपका जो कथन है, उच्च अक्षांशों पर जल की लवणता कम होती है। उच्च अक्षांशों पर जल की लवणता कम होती है, यह बिल्कुल कथन ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हिमनद जो है वो पिघलते रहते हैं और जो आपका बर्फीला एरिया होता है, इस कारण लवणता कम होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए और डी दोनों करेक्ट हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, महासागरीय जल का घनत्व, महासागरीय जल का जो घनत्व है वो सबसे कम किस क्षेत्र में होता है। तो साथियों, आपको एक संबंध ध्यान रखना होगा, तापमान और घनत्व। महासागर के तापमान और घनत्व में विलोम संबंध होता है, यानी कि जो महासागर का घनत्व है, महासागरीय जल का घनत्व है और तापमान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात महासागर का तापमान जितना अधिक होगा, घनत्व उतना ही कम होगा। तो इस प्रकार भूमध्य रेखा जो होती है वहाँ पर टेम्परेचर सर्वाधिक होता है, तो भूमध्य रेखा पर घनत्व सबसे कम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लवणता के आधार पर सागर जो हैं उनको आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। साथियों, अगर हम लवणता की बात करें तो सविंदर सिंह, अगर आपने पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि जब हम सैलिनिटी वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो सविंदर सिंह में लवणता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है सागरों का। तो जिसमें कुछ सामान्य लवणता वाले हैं, कुछ सामान्य से अधिक लवणता वाले सागर हैं, साथ ही साथ कुछ सामान्य लवणता से कम वाले भी हैं। तो अगर आप वहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो ईजिली हो जाएगा, क्योंकि देखिए बाल्टिक सागर जो है उसमें सबसे कम लवणता पाई जाती है, इसके अलावा लाल सागर में सर्वाधिक पाई जाती है। तो ए जहाँ पर आपका लास्ट में होगा वही ऑप्शन आपका ठीक होगा, तथा सी सबसे पहले होगा और ए लास्ट में होगा। तो ऑप्शन नंबर हमें ऐसा डी ही दिखता है, सी डी वी ए, ये ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये आपको करंट दे रखी है, ओशनिक करंट, महासागरीय धाराएं। अब जो महासागरीय गर्म धाराएं तथा ठंडी धाराएं ये आपस में कहाँ मिलती हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको मैप के थ्रू यहाँ पर समझाना चाहूँगा। देखिए, जो ब्राज़ील धारा है, गल्फ स्ट्रीम है, क्यूरोशी है, अगुल्हास है, ये गर्म जल धाराएं तथा ये कहाँ पर ठंडी धाराओं से मिलती हैं, इसको हम देखते हैं। तो साथियों, जो ब्राज़ील धारा है वो किस ठंडी धारा से मिलती है, वो फॉकलैंड से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा, ए जो है वो ए किसके साथ मैच खाता है, ए आपका दूसरे के साथ मैच खाता है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो लेब्राडोर से मिलती है तथा कहाँ मिलती है, ये आपका कनाडा के आसपास मिलती है। साथ ही साथ जो क्यूरोशियो है वो जापान तट पर कौन सी धारा से मिलती है, ओयाशियो से मिलती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए का दूसरा हो जाता है तथा बी का आपका तीसरा हो जाता है, ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का क्यूरोशियो का फर्स्ट हो जाता है। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देखिए, मैं आपको मैप के थ्रू यहाँ पर समझाना भी चाहता हूँ कि ये कहाँ कौन से स्थान पर मिलती हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये ब्राज़ीलियन करंट है, ये फॉकलैंड करंट से मिलती है कहाँ पर, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, यानी कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पर मिल रही है। तथा गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जल धारा है, ये फॉकलैंड, ये जो है लेब्राडोर धारा से मिलती है कनाडा के पास फॉकलैंड तट पर। तथा
इसके अलावा जो ओयोशियो है और क्यूरोशियो है वो आपकी देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जापान तट पर, जापान के आसपास मिलती हैं। ठीक है, इस प्रकार ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाता है, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि महासागरीय धाराओं पर सही कथन की पहचान करनी है। तीव्रतम जियोस्ट्रॉफिक धाराएं पश्चिमी सीमाओं पर पाई जाती हैं। तीव्रतम जियोस्ट्रॉफिक धाराएं कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिमी सीमा पर पाई जाती हैं। पश्चिमी सीमा धाराएं अधिक संकेंद्रित होती हैं और ब्राज़ील धारा पश्चिमी सीमा की सबसे बड़ी धारा है। कनारी, बेंगुला, हम्बोल्ट पूर्वी सीमा धाराएं हैं। तो साथियों ए, बी, डी ऑप्शन यहाँ पर आपके तीनों राइट हो जाते हैं, जबकि सी ऑप्शन क्या है आपका गलत है। अगला है फंडी की खाड़ी स्थित है। साथियों फंडी के बारे में एनसीईआरटी में भी साफ साफ दे रखा है। जब आप ज्वार भाटा वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो फंडी के बारे में दे रखा है कि कनाडा के आसपास फंडी की जो खाड़ी है वहाँ पर सबसे अधिक ऊंचे ज्वार जो हैं वो मार्क किए जाते हैं, नोट किए जाते हैं। तो इस प्रकार हम आंसर लगा सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है कनाडा। ठीक है, फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? कनाडा। अगला क्वेश्चन है, आज देखिए ये रिलीफ से पूछा गया है। जब आप अलग अलग महासागरों के रिलीफ उच्चावच का अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि कार्लसवर्ग कटक वो आपके हिंद महासागर का भाग है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। जबकि बाल्विस कटक और बाइविल टॉम्पसन कटक जो हैं साथियों वो आपके अटलांटिक महासागर का भाग है। और अल्बर्टोस का पठार जो है वो आपका प्रशांत महासागर का भाग है, प्रशांत महासागर की एक प्रकार के कटक है। साथियों इस प्रकार हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही एक तड़कते भड़कते वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।